आप करो सर। सुप्रभात बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं अभी हमारे विद्यालय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर वेबिनार चल रहे हैं। इसी तारतम्य में आज हम लोग आपको ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन पर कुछ वेबिनार देंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के पर एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। एक्चुअली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है आप जानते हैं? ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये फोर्थ एजुकेशन पॉलिसी है। सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी जो है 1966 में आई थी। उसके बाद में सेकंड एजुकेशन पॉलिसी 86 में आई, उसमें थोड़ा सा सुधार किया 92 में, और 92 के बाद में ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई है 1920, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1920। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल जिस पर कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोकस करती है वो है एजुकेशन मस्ट डेवलप not only cognitive capacities such as critical thinking, problem solving, but also social, ethical and emotional capacity। मीन्स आपको ये पॉलिसी केवल आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करती है, आपको सोशल, इथिकल और आपके कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में भी पूरी बात करती है। ये इंडिया के पुराने कल्चर को आगे और किस प्रकार से होलिस्टिक उसका डेवलपमेंट किया जाए उसके ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बात करती है। अगर हम बात करें ये एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पॉलिसी कहती है कि एजुकेशन का जो ओवरऑल एजुकेशन का जो पर्पस है टू डेवलप द गुड ह्यूमन बीइंग, तो मेन पर्पस है एजुकेशन का टू डेवलप द गुड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इस पूरी एजुकेशन पॉलिसीज के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप उनके प्रिंसिपल देखें, सबसे पहली चीज इसका प्रिंसिपल ये है कि ग्रेड 3 तक जो मेन सभी बच्चों को क्या होना चाहिए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है वो सभी बच्चों का एक बेसिक नीड है कि फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है सभी बच्चों में आना चाहिए। सेकंड जो है ये थ्योरी, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेटा फ्लेक्सिबिलिटी पर बहुत महत्व देती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अब आप जो है अपनी मर्जी से जो सब्जेक्ट चुनना चाहे आगे, वो सब्जेक्ट को लेकर के आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। नो हार्ड सेपरेशन, ये थ्योरी में किसी प्रकार का कोई हार्ड सेपरेशन नहीं है बिटवीन आर्ट एंड साइंस, बिटवीन क्यूरिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिटवीन द वोकेशनल एंड एकेडमिक। आप 10th के बाद में किसी प्रकार का कोई भी वोकेशनल या कोई भी सब्जेक्ट लेकर के आगे पढ़ाई कर सकते हैं, और आगे आप कोई भी जॉब ओरिएंटेड या किसी आपको एक टारगेट लेना है कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, आप उस फील्ड में अच्छे से वर्क कर सकते हैं। ये बच्चों का मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करती है ये थ्योरी। ठीक है, अगर हम इस थ्योरी के बारे में बात करें बेटा, इसको जो पूरा इसका जो प्रिंसिपल है, अभी आप जानते हैं अभी जो पॉलिसी है आपकी एजुकेशन की, उसमें जो नया चेंज है वो 5+3+3+4 का नया सिस्टम स्कूल एजुकेशन में लागू होगा। 5+3+3+4 मीन्स स्कूल एजुकेशन 3 से लेकर के 18 साल तक अब रहेगी। एक्चुअली ये एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि व्यक्ति का 96% ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो 6 साल की उम्र तक हो जाता है। इसीलिए हमें बच्चों की जो फाउंडेशनल है, जो 3 साल के बाद से बच्चों की एजुकेशन पे सरकार बहुत अधिक ध्यान देना चाहती है। इसीलिए जो 5 जो बोला है, तो 5 में क्या है, जो 3 to 6 ईयर है, मीन्स जो 3 to 6 ईयर की जो क्लासेज है 3 साल है ना, 4th, 5th और 6th जो 3 साल की एज है, वो जो है आपका एक ब्लॉक बांटा है। ठीक है, फाउंडेशन में 3 to 6, उसके बाद में 6 to 8 क्लास फर्स्ट एंड सेकंड, आप उसको कह सकते हैं। जो 3 to 6 है वो आंगनवाड़ी, बाल वाटिका या उस प्रकार के प्री स्कूल्स जो है वो क्लासेस हैं। उसके बाद में आपका जो आएगा वो क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। 5 के बाद में प्रेपरेटरी क्लास बांटा है, उस प्रेपरेटरी में आपको 3 ईयर दिए हैं। ठीक है, वो एज 8 to 11 तब आपकी क्लास हो जाएगी 3rd, 4th एंड 5th। ठीक है, उस 3 के बाद में नेक्स्ट 3 है वो आपका मिडिल स्कूल में बांटा है। उस मिडिल स्कूल में अगर हम देखेंगे ना, तो क्लास 6 to 8 जो है वो मिडिल स्कूल में आ जाएगा। और फिर जो है 4 जो लास्ट का है वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी में 9th, 10th, 11th, 12th। जो मेन जो चेंज आया वो कहां पर, जो फर्स्ट 3 ईयर है। अभी बाकी सब तो वैसा ही है, जो फर्स्ट 3 ईयर है वो आपका एक बेसिक चेंज जो है वो आया है, जिसमें आपको लिटरेसी और न्यूमरेसी पर विशेष प्रकार का वर्क करना है। देखो अभी हम जानते हैं करीबन देश में 5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो कि फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी एबिलिटी उनमें नहीं है। एक ऑब्जर्वेशन जब किया गया कि बच्चों में
5 करोड़ बच्चे ऐसे भी स्कूल तो जाते हैं लेकिन उनको लिटरेसी और न्यूमरेसी उनमें नहीं है। तो बेसिक जो है एक टारगेट रखा गया है कि 2025 तक, ये 2025 तक फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी बच्चों में डेवलप की जाए। ये थ्योरी, इस जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आपको आगे बात करती है कि जो टीचर्स का और स्कूल का स्टूडेंट रेशियो जो है वो 30:1 रेशियो की बात करती है। और यदि हम बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट्स हैं, उसमें जो रेशियो जो होगा वो 25:1 कर देंगे। ठीक है, तो बेटा ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी में आपको एक और बात इस पॉलिसी में विशेष कही गई है कि भाई बच्चे जो है ड्रॉप आउट को कैसे रोका जाए। ड्रॉप आउट एक बहुत बड़ी समस्या है एजुकेशन में। हम जानते हैं क्लास 1, 2, 3, 4, 5 तक तो 100% बच्चे जो है वो 5th तक जाते हैं, लेकिन ड्रॉप आउट उसके बाद से चालू हो जाते हैं। आप जानते हैं क्लास 6 to 8 में 100% से 90% तक आपका 90% बच्चे बच जाते हैं। जैसे ही बच्चा आता है 10th तक तो 80% बच्चे 10th तक बचते हैं, 20% ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और 11th और 12th केवल 55 से 56% बच्चे जो हैं वही 11th 12th में आते हैं। वो ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस ड्रॉप आउट को कैसे रोका जाए, इसके लिए इन्होंने बोला कि भाई ड्रॉप आउट को रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, बच्चों को एक अट्रैक्शन देंगे जिस अट्रैक्शन के द्वारा बच्चे जो है विद्यालय में आए। तो ये जो है मैंने कुछ विशेष फोकस जो है जिस पर कि हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे देना है उसके बारे में था। अब आज का जो हमारा विषय है वो है टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन। बच्चों आप जानते हैं आज मेरी बात आप तक जा रही है। आज ये पैंडेमिक का टाइम है और इस टाइम में हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। ये सब किस कारण से हो रहे हैं? डिजिटल एजुकेशन इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। आज देश सारा रुक गया था, आप जानते हैं कहीं कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन आपका और हमारा संवाद लगातार जारी था और ये संवाद डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा हो पाया। आज आप घर बैठे एग्जाम दे रहे हैं, आप घर से ही आप देखेंगे, हम कहीं पर भी आज आपको मार्केट जाना है तो मार्केट जाने पे भी आप जानते हैं कोई भी आपको पैसा लेके नहीं जाना है, सब कुछ आप डिजिटली कर रहे हैं। आपकी मार्कशीट डिजिटली आ रही है, सारे जो कोर्स कर रहे हैं सारे सर्टिफिकेट डिजिटल आ रहे हैं। तो पूरा जमाना जो है वो डिजिटल का है। और ये जो पूरी थ्योरी है, ये आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो फोकस करती है ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन पे। ठीक है, एक्चुअली जो ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन है ये कंट्रीब्यूट करती है बेटा इक्विटी, स्कूल में इक्विटी को कंट्रीब्यूट करती है। इक्विटी कैसे आएगी? अब मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं, अगर हम मान लो एक रिमोट एरिया की बात करूं, मान लो कोई अंडमान निकोबार में है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि लक्षद्वीप में बैठा हुआ है, बच्चा वहां पर टीचर्स नहीं है, एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, तो उन जगहों पर भी रिमोट से रिमोट एरिया में भी हम ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और लर्निंग मटेरियल के जो बैरियर्स है इसको खत्म करती है। इट रिमूव द बैरियर टू द लर्निंग मटेरियल। लर्निंग मटेरियल सब तक पहुंच जाएगा। ठीक है, सपोर्ट स्टूडेंट वेयर दे आर अक्रॉस वेरिड लर्निंग कॉन्टेक्स्ट एंड नीड। जहां जहां उनकी नीड है, किस उनकी आवश्यकता के अनुसार वो अपना मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने मटेरियल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो जो डिजिटल एजुकेशन है बेटा, इसने हमारा कोविड-19 पैंडेमिक में जितनी मदद की है वो हम सब लोग जानते हैं। एग्ज़ाम भी हम सारा ऑनलाइन ही दे रहे हैं। ठीक है, और एक्चुअली डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है ना, डिजिटल इंडिया कैंपेन है, अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। तो एक्चुअली अगर हम देखेंगे ऑनलाइन में क्या चीज़ें चाहिए आपको, ऑनलाइन में आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, हमें पेडागोजी चेंज करनी पड़ेगी, ऑनलाइन असेसमेंट की पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी। और इन सब चीज़ के बारे में जो पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो कई सारी रिकमेंडेशन दिया है। पहली बात इन्होंने कही है कि कई सारी पायलट स्टडीज़ जो हैं ऑनलाइन एजुकेशन की फील्ड में आएंगी, जैसे NETF, CIET, NIOS, IGNOU, IITs, NITs, ये सब जो है पायलट स्टडीज चालू करेंगी ऑनलाइन एजुकेशन की फील्ड में। ई कंटेंट जो है स्टूडेंट के पास तक उनकी खुद की लैंग्वेज में चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मान लो कोई बच्चा असम में है या कोई कर्नाटक में है, तो जो ऑनलाइन मटेरियल अब जो दीक्षा के माध्यम से आप एक सिस्टम है, आप जानते हैं दीक्षा एक ऐसा पोर्टल है जिसमें सारा हर लैंग्वेज का अपना ऑनलाइन
अपना स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर किसी को कन्नड़ में पढ़ना है तो कन्नड़ का मटेरियल आप देख सकते हैं, असमी है असम का मटेरियल देख सकते हैं, हिंदी में पढ़ना है हिंदी का मटेरियल, इंग्लिश का है इंग्लिश का। तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट करने की बात है इस पॉलिसी में, जिससे कि अपनी लोकल लैंग्वेज में सब अपना पढ़ सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा तब तक हम ये सारी बातें ही रहेंगी। बच्चे अगर कई बार हमने देखा कुछ बच्चे रिमोट एरिया में ऐसे भी हैं जो कि आप देखें वाईफाई को 2-2 किलोमीटर दूर से ऊपर से वाईफाई लेकर के अपने गांव तक आए और गांव में बैठ करके या किसी हिल पे जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये केवल डिजिटल एजुकेशन से हो पाया। पहले नदी पार करके जाते थे, नदी के इस पार बैठ के अपने घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ये डिजिटल का एक वो है। तो आपका ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वयं है, दीक्षा है, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म जो है गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। और इसके बाद में इसमें नई चीज़ें और आ रही हैं, कई सारे नए ऐप्स आ रहे हैं, गेमिफिकेशन आ रहे हैं। गेमिफिकेशन इंडियन आर्ट और कल्चर में, ठीक है, आप उन गेम्स लर्निंग बाय गेम्स एंड सिमुलाइजेशन, है ना, लर्निंग बाय गेम्स एंड सिमुलाइजेशन। अगर हम बात करेंगे गेम्स के ना खेल में पढ़ाई, वो एक विशेष चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग इसके आगे की जो बातें हैं वो हमारे संदीप जैन सर आगे बताएंगे। और ये मैम आप आइए। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस टॉपिक में बिफोर आई स्टार्ट अबाउट दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू कोट अ मैसेज. द मैसेज इज technology can become the wings that will allow educational world to fly farther and faster than ever before if we will allow it. So children, today our topic is ICT in school education. सबसे पहले हम समझ लेते हैं ICT क्या होता है। बच्चों, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन में कुछ डिवाइसेस देख रहे होंगे, आपने इनको कभी ना कभी यूज़ भी किया होगा, तो इनके बारे में हम और पढ़ लेते हैं। ICT, what is ICT? ICT stands for Information and Communication Technologies. ICT can be defined as anything which allows us to store, create, manage, retrieve and transmit information to communicate with each other using technology. अब ICT की हम इतने बात कर रहे हैं तो हम इसके ज़रा यूजेस को समझ लेते हैं। What are the uses of ICT? ICT can be used in many fields. जैसे एजुकेशन में इसके फील्ड हम जितने गिने उतने कम है। आजकल हम देख रहे हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। इसके अलावा आपके पास सर्च इंजन्स होते हैं, आप अलग से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन है आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। सेकेंड इज वर्क प्लेस, दैट मीन्स ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज, हर ऑफिसेज में आपने देखा होगा कि कंप्यूटर ज़रूर यूज़ होता है और इसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं। हॉस्पिटल और मेडिकल साइंस हैज़ डेवलप्ड अ लॉट विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती थी जिनका पहले इलाज नहीं था, बट विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी अब सबका इलाज पॉसिबल है। गवर्नेंस, हमारी गवर्नमेंट भी अब बहुत सारी चीज़ों में कंप्यूटर यूज़ करती है और दूसरी टेक्नोलॉजीज यूज़ करती है। लास्ट इज बिजनेस। नाउ मीडियम ऑफ ICT. ICT can be of 3 types. First is audio, video and audio video both. तो आप अपनी स्क्रीन में बच्चों बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स देख रहे होंगे और आपने इनको यूज़ किया होगा। तो अगर हम बात करें ऑडियो टूल्स की, तो ऑडियो टूल्स में हम बात करते हैं जैसे MP3 है, रेडियो एंड नॉन एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स, जिसमें हम ऑडियो की मदद से दूसरी चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। फिर है वीडियो कैन बी साइलेंट एनिमेशंस, presentations, and the last one is audio visual. So most of the things that we use these days are audio visual, like our mobile phone, computer, laptops, all these are audio visual. यानी इसमें हमें चीज़ें सुनाई भी देती हैं और दिखाई भी देती हैं। Now let us discuss about need of ICT. Why there is so much of need of ICT? Earlier ICT was used to aid the teaching, but as we have seen the COVID-19 time, we know that the scenario is demanding the use of ICT in most of educational setup.
तो पहले बेटा ऐसा होता था कि स्कूल्स में आपको कोई चीज़ और बेहतर तरीके से समझ आए, इसके लिए ICT टूल्स टीचर्स यूज़ किया करते थे। बट आजकल आप देख रहे हैं आपकी सारी क्लासेस ICT की हेल्प से होती हैं। आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती है जिसमें आप मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर की हेल्प से अपनी क्लासेस दे पाते हो। और इसके क्या नीड है? इट टू एनहेंस द लर्निंग एनीवेयर, एनी टाइम एंड एनी हाउ। किसी भी समय, कहीं भी और कैसे भी आप नॉलेज गेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ICT। इट ऑल्सो हेल्प्स टू जनरेट न्यू डिजिटल स्किल्स। आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को यूज़ करते हो उतना बेहतर आप उसको समझ पाते हो। इट ऑल्सो मेक्स आवर लर्निंग ईजियर एंड हेल्प अस टू कनेक्ट विद द ग्लोबल कम्युनिटी। आज की डेट में अगर आप ये जानना चाहते हो कि दूसरी कंट्री में बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड है जो दूसरी जगह रहते हैं, आप उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। नाउ ICT इन एजुकेशन। तो आपके सामने बेटा दो पिक्चर्स होंगी। इन अर्लियर टाइम व्हेन यू यूज्ड टू कम टू स्कूल, तो एजुकेशन फेस टू फेस होती थी, जहाँ टीचर सामने खड़े होकर आपको पढ़ाई करते थे। बट नाउ इन द प्रेजेंट टाइम हम एजुकेशन ऑनलाइन पढ़ते हैं। आप कंप्यूटर, लैपटॉप की हेल्प से लाइव क्लासेस अटेंड करते हो। तो ICT in education means use of any these tools that we already discussed in learning process. So worldwide research has shown that ICT can lead to improve students' learning and better teaching methods. It can be used remotely, interactive and time saving. Remotely means कोई बच्चा अगर बहुत दूर बैठा है वो भी सेम इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है जो कि बच्चा एक पास में बैठा हुआ है। और इट इज़ इंटरैक्टिव, आप अपने टीचर से बात भी कर सकते हो। और इट ऑल्सो सेव्स टाइम्स। आप देख रहे हो कि बहुत सारा टाइम आपका बच जाता है ऑनलाइन क्लासेस में। ICT हेल्प्स इन सेल्फ पेस्ड लर्निंग। व्हाट इज सेल्फ पेस्ड लर्निंग? अगर आपको कोई लेक्चर आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, अगर आपको वो एक बार में नहीं समझ में आता, आप उसको दोबारा सुन सकते हैं, 3 बार सुन सकते हैं, तो दैट इज सेल्फ पेस्ड। आप अपने पेज से किसी चीज़ को समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन एक्सेस न्यूमरस बुक्स डिजिटली। डिजिटल वर्ल्ड इज ओपन फॉर एवरीबडी। आप कोई भी बुक चाहें वो आप डिजिटली पढ़ सकते हैं। You can watch visualization or simulation of different concepts of geometry, biology, etc. Many subjects. बहुत सारी चीज़ें होती है बेटा, आप 3D एनिमेशन से देखते हो तो नॉर्मल पढ़ के आपको वो चीज़ नहीं समझ में आएगी, बट आप उसको जब एनिमेशन से, सिमुलेशन से देखते हो तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी यूज्ड फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। जैसे अगर कोई बच्चा ब्लाइंड है, इफ एनीबडी कैन नॉट सी, तो वो आप सुन सकते हो लेक्चर, उसको आप बहुत अच्छे से सुन के समझ सकते हो। नाउ व्हाट डज आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेज ऑन ICT? आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज used an integration of technologies to improve multiple aspects of education, and it will be supported and adopted. An autonomous body of National Education and Technology Forum, that is NETF, will be created to provide a platform for free exchange of ideas. तो ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा, free exchange of ideas. Anybody can upload and retrieve any kind of learning material from that. इसके अलावा भी बेटा, जैसा सर ने आपको बताया, NETF, दीक्षा पोर्टल, यहाँ पे आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी कोई भी स्टडी मटेरियल इजीली वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। Recent pandemic has proved that now we are ready for alternative mode of quality education wherever traditional mode of education is not possible. We are talking about the present time. We all have seen during this pandemic, we were not able to go to school. Then how did we study? We studied with the help of online classes. So this has only been possible because of ICT. Advantages of ICT is it also enhance the mode of communication. जहाँ पहले आप एक दूसरे से बात करने के लिए केवल हम टेलीफोन यूज़ करते थे, बट आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ईमेल कर सकते हो, आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। एंड इट इज़ पेपरलेस, इट एलिमिनेट्स द यूज़ ऑफ पेपर, इट इज़ वेरी इको फ्रेंडली। स्टूडेंट्स कैन लर्न मोर डिजिटल स्किल्स। जैसे आपको बताया, आप जितना डिजिटल चीज़ें यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपकी डिजिटल स्किल्स स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। ग्लोबलाइजेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेव मनी ऑन फ्लाइट्स एंड अकोमोडेशन। जैसे अगर आप एक एग्जांपल है, किसी पर्सन को दूसरी कंट्री में जाना है कोई मीटिंग अटेंड करने, बट विद द यूज ऑफ ICT विदाउट एक्सपेंसिंग द फेयर ऑफ फ्लाइट, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोई भी मीटिंग किसी भी कंट्री में अटेंड कर सकते हो। इट मिनिमाइजेज द कॉस्ट एंड ऑल्सो सेव्स योर टाइम। तो to conclude this, I would say the ICT has a great future. What is future of ICT in the field of education? जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, शायद 1-2 साल पहले हमने इतना इमेजिन नहीं किया होगा कि हम ICT को इस तरह से अपनी एजुकेशन में यूज़ करेंगे, बट आज हम वो चीज़ें कर पा रहे हैं। इन फ्यूचर ऑल्सो हम नई चीज़ें देखेंगे, शायद जो हम अभी नहीं सोच पा रहे हैं वो भी हमें आगे देखने को मिलेगा।
There is no doubt that technology will always advance in future, right? In the field of artificial intelligence, machine learning and other educational softwares. यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, आपके पास किसी भी चीज़ का एक्सेस रहेगा, आप किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में भी अपने देश में रह के पढ़ सकते हो. We believe this is just a beginning of new era of ICT, and in the future we can discover and explore more aspects of ICT. Thank you so much. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि राजपूत सर ने आपको बताया और साही मैडम ने बताया कि आईसीटी जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन प्रीवियस सिनेरियो, है ना। हम देख सकते हैं कि जैसे राजपूत सर ने कहा, बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज़ बताया उन्होंने कि कैसे आईसीटी जो है हमारे लिए यूज़फुल है इन कोविड-19 सिचुएशन में, कैसे हम एजुकेशन को आगे बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि आईसीटी में जैसे साही मैडम ने बताया कि क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम यूज़ करते हैं एज आ आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले आईसीटी में हम देखते हैं इंटरनेट, है ना। इंटरनेट जो होता है वो की रोल प्ले करता है ना। तो अब लर्निंग जो है विद इंटरनेट भी हो सकती है, विदाउट भी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यदि डिजिटल डेटा है, वो भी हमारे कहाँ है, पेन ड्राइव में या लैपटॉप में या कहीं पर है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर रिमोट एरियाज है, जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो हम बना बनाया मटेरियल किसी पेन ड्राइव में हम उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन पेन ड्राइव को चलाने के लिए हमें फिर से क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए पड़ेगा। कंप्यूटर हुआ, कैमरास हुआ, ये सब हमारे क्या है, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कि हम आईसीटी जो है हमारे कैसे यूजफुल है हमारे एनईपी 2020 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आईसीटी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, जैसे बताया था साई मैडम ने, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, है ना। इसका हम यूज़ कर रहे हैं। ये क्या करेगी, सारी नेशनल लेवल पर ये क्या करेगी, सारी चीज़ें हर एक सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मटेरियल बनाएगी और उसको ई कंटेंट के रूप में प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद रीजनल लेवल पर भी एक कमेटी बन रही है ना। वो कौन सी है, ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET। ये क्या देखेगी कि रीजनल लेवल पर जो कंटेंट्स, ई कंटेंट्स हैं वो सही से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, है ना। तो रीजनल लेवल पर जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु को हम जैसे हिंदी में बनाता हूँ या इंग्लिश में मैं बात करता हूँ, भाई जो तमिल जो बच्चा है या तेलुगु वाला है या और भी कोई लैंग्वेजेस का है ना, आसामी बोलने वाला बच्चा है, वो उस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाएगा। तो हम क्या यूज़ करेंगे, रीजनल लेवल पर भी जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं कुछ, है ना, वो क्या करेंगे, उसको ई कंटेंट बनाएंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस में। क्योंकि हमारा देश जो है एक उपमहाद्वीप है ना, और इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस है, कल्चर है, अलग अलग टाइप की, है ना, इसमें डाइवर्सिटी है। और उसको हम क्या करेंगे, उसको भी हम रिस्पेक्ट करेंगे और डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में बनाएंगे, कंटेंट्स बनाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं, ऐप बनाए जा रहे हैं, जिसके थ्रू बच्चे और टीचर्स और पेरेंट्स सबके सब मतलब उसको कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, है ना। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं। जैसे सोशल साइंस पढ़ने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है ना। और भी कहनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कर रहा है उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है ना। तो डिफरेंट सब्जेक्ट के अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, है ना। तो ऐप में जैसे दिव्यांगों के लिए इन्हें कुछ ऐप बनाए हैं, अभी और भी बन रहे हैं, है ना। जैसे सिद्ध दिव्यांग, दिव्यांग दोस्त, वर्ल्ड दिव्यांग, T10 एटसेट्रा सॉफ्टवेयर, है ना। और
जो स्टूडेंट्स के लिए जो बनाए जा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर कौन से हैं? वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट टू डू, पोलर, एडमोडो, जियो जेब्रा करके एक सॉफ्टवेयर है, नीबो, सेंस विस है ना, फ्लूट मैथ, इस प्रकार से सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं। अब इस स्टूडेंट के साथ टीचर्स को यदि ट्रेंड करना है तो उसके लिए भी वो लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, है ना, और ऐप बनाए जा रहे हैं। वो है टेक टीच रो करके है, वी ट्रांसफर है ना, क्लास डोजो है, सोशलॉजी है, स्कोलॉजी है, उसके बाद गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, क्लास क्राफ्ट एटसेट्रा। ये इतने सारे ऐप्स बनाए जा रहे हैं और भी ये जो प्रोसेस है ऐप बनाने की चलती जा रही है ना। जैसे जैसे लोगों को समझ आ रहा है कि हमें किस में ऐप बनानी चाहिए, वो सब अपने डेवलप कर रहे हैं और एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। अब बात आती है कि हमारे इंडिया में जो है वो ऐसे ऐसे एरिया है जहाँ पर ना तो इंटरनेट है, ना स्कूल्स है उतने अच्छे, और ना ही वो कुछ फैसिलिटी है ना। तो उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं कि जो बहुत सारे जो गरीब वर्ग है, स्टूडेंट्स हैं, उनके पास भी एजुकेशन जाए, है ना। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है कि जो आईसीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, ताकि एक ही ये तरीका समझ में आ रहा है लोगों को कि गवर्नमेंट को भी कि कैसे हम बच्चों को ये एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। तो बहुत अच्छा माध्यम है, मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं आप, है ना, लैपटॉप के थ्रू भी कर सकते हैं। और जिन बच्चों के पास यदि नहीं है ये सब चीज़ें, तो ग्राम पंचायत पर भी वो क्या कर रहे हैं, एक कंप्यूटर उपलब्ध करा रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहे हैं, वो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आ रहा है, और अच्छी कनेक्टिविटी दे रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर वाली कनेक्टिविटी दे रहे हैं, जो सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क है। तो गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, और उसके बहुत सारे जो एप्स हैं, दीक्षा है, स्वयं पोर्टल है, स्वयं पोर्टल हुआ, दीक्षा पोर्टल हुआ, और बहुत सारे ऐप्स हैं, और ये सब बनते जा रहे हैं। उनको क्या कर रहा है कि वो एक साथ उनको रखेगा और उसका यूज भी बताएगा, किसके लिए कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ आसानी से सीख सकते हैं। अब उसके जो कुछ ड्रॉबैक्स हैं टेक्नोलॉजी, यदि हम टेक्नोलॉजी प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं, है ना, तो उसके ड्रॉबैक्स आप देख ही रहे हैं। सबसे पहले आंखों पर बैड इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों की। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि हेल्थ पर, है ना, आंखों के अलावा हेल्थ पर भी बैड इफेक्ट पड़ रहा है। यदि आप 24 आवर्स में से यदि 12 आवर्स भी आपने मोबाइल पे बिता दिए, तो आपने आधा समय अपना जो है मोबाइल पे दे दिया। तो आपको हेल्थ पर भी फोकस करना है, क्योंकि ठीक है, अच्छी चीज़ है, हर एक चीज़ के क्या है, जैसे साइंस हुआ तो साइंस के भी क्या है, कुछ प्लस पॉइंट है और कुछ नेगेटिव पॉइंट है। तो हमारी जो एफर्ट्स होनी चाहिए वो नेगेटिव पॉइंट को मिनिमाइज करने की है और पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करने की होनी चाहिए। तो अपने हेल्थ पर भी फोकस करें, क्योंकि ज़्यादा मोबाइल पर, है ना, और भी सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें देखो, इसके अलावा और भी कोई चीज़ वो करने की जरूरत नहीं है ना। तो अपनी जो है पॉइंट टू पॉइंट अपने नोट्स बनाओ, और उसमें ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी पढ़ें। ठीक है, अपने नोट्स बनाए, खुद के नोट्स बनाए, तो उससे सही रहता है। तो ये जो है मशीन लर्निंग क्या है, अब एक फोकस किया जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। मशीन लर्निंग क्या है, मशीन अपने आप खुद से सीखे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी पर बेस्ड है मशीन लर्निंग। तो एआई जो बताता है कि एआई में फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज जो वर्ल्ड में एआई जो है काफ़ी पॉपुलर है, और एआई बेस्ड बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो एआई बेस्ड है। ऐसी मिसाइलें बनाई जा रही हैं, ऐसी मशीन्स बनाई जा रही हैं जो क्या कर रही हैं, अपने आप डिसीजन ले रही हैं। तो हमारा जो मेन फोकस अभी भी इंडिया का यही है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और दूसरे एरिया में भी, है ना, बच्चे जाएं और अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आईसीटी कितना इम्पोर्टेंट है और कितना हमारे लिए यूजफुल है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नमस्ते, कैसे हैं? राजेश सर से मुलाकात करी थी।